हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए क्लास में। यानी कि नया क्लास इसलिए क्योंकि आपकी जो प्रश्नावली 1 का ए था वो कंप्लीट हो चुका था। तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1 का बी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली 1 का जो बी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इस वाली प्रश्नावली से 2 अंक आपके कंफर्म हो ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, हर सेट में आता है और हर साल आता है। तो ये जो प्रश्नावली है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो प्रश्नावली है जस्ट 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। तो इससे बेहतर और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली होने वाली है। तो ओवरऑल इसमें क्या होता है, प्रश्न किस तरह के होते हैं कि दे देगा कि सिद्ध करने के लिए कि अपरिमेय संख्या इसको सिद्ध करिए, बस इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं और यही 2 अंक के आते हैं। अब इसमें 2 तरह के दो फॉर्मेट में होते हैं। जैसे पहला फॉर्मेट ये दे रखा है कि दिखाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 की जगह पे √2 दे दे, √5 दे दे, √7 दे दे। इस तरह के जो भी रूट में देगा सिंगल डिजिट नंबर, आई मीन सिंगल नंबर, प्लस माइनस में और कुछ ना हो इसके साथ, तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। यानी जिस तरीके से मैं इसको करवाऊंगा सेम सारे क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व होंगे इस तरह के। और दूसरा जो तरीका होता है, मतलब दूसरे तरह का जो क्वेश्चन होता है, जैसे √3 + 5, √3 - 2, 1 + √3, ये तो इससे भी आसान होते हैं और बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो उसको भी बताऊंगा और इसको भी पहले सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, तो उदाहरण 5 हमारा है। अब क्योंकि उदाहरण 4 तक हमने प्रश्नावली 1 का ए में सॉल्व कर लिया हुआ है, तो उदाहरण 5 हम लोग स्टार्ट यहाँ पे करते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है तो क्लियर होगा आपके माइंड में, है ना। अगर नहीं क्लियर है तो थोड़ा सा मैं इंट्रो दे दूँ कि भाई साहब ऐसी संख्या या इसका दशमलव प्रसार आप बोल लो कि जिसका एंड नहीं होता है, लगातार चलती चली जाए, कभी उसका समाप्त ना कर पाए। जैसे 1.23, 233, 2333, 2333 और 3 डॉट डॉट डॉट, यानी ये चलती जाएगी, कभी भी एंड इसका हो ही नहीं सकता। तो उसी को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। हम √3 लेते हैं। आप √3 की वैल्यू कभी निकालो, आप सिर्फ एक के मतलब कि क्या अप्रॉक्सीमेट वाली वैल्यू निकालोगे, इसका फाइनल वैल्यू कभी नहीं निकाल सकते। निकालोगे तो कुछ इसी तरीके से, मतलब नंबर चेंज होंगे, इसी तरीके से आती जाएगी और कभी भी एंड नहीं होगी, हमेशा अलग अलग डिजिट आएगी, कोई अंक रिपीट भी नहीं होगा बार बार। तो अपरिमेय संख्या वही होती है जिसका कहीं एंड ही नहीं हो। आप अगर उसका दशमलव प्रसार निकालोगे तो उसका कहीं एंड नहीं हो सकता, ऐसे लगातार चलती चली जाएगी। ये पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है अपरिमेय संख्याओं को। तो होप करता हूँ आपको अपरिमेय संख्याओं के बारे में आइडिया मिल गया होगा। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, क्या है कि दिखाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सॉल्व करने का जो तरीका है, आपको कम से कम 3-4 बार सॉल्व करना होगा, तब जाके आपको ये पता चल पाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हो सकता है एक बार जब मैं आपको सॉल्व करवाऊँ तो पूरा समझ में ना आए, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग है। अब इम्पॉर्टेंट भी है इसलिए करना भी है। तो 2-3 बार आप सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा। अब मैं वैसे हिंट दे रहा हूँ, इसमें करना क्या होता है समझेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए, कह रहा है कि दिखाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो हमको सिद्ध करने के लिए कहा है हम उसका उल्टा मान लेते हैं। यानी इसने कहा है कि भैया दिखाओ कि √3 अपरिमेय संख्या है, हम इसको परिमेय मान लेंगे। ठीक है, और इसी पे पूरा केस हमारा चलेगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि भाई √3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अगर √3 एक परिमेय संख्या है तब क्या हो सकता है, आप देखिए ध्यान से यहाँ पे। तब भाई साहब जो √3 है, क्या वो बराबर हो जाएगा p/q के, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है उसे p/q के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। तो बस ये चीज़ हमको करनी है। आगे देखिए, अब p और q क्या है इसके बारे में लिख देते हैं थोड़ा सा, जैसा कि हमको पता ही होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने तरफ से हम p और q को सह अभाज्य संख्या मानेंगे। सह अभाज्य संख्या क्या होती है कि जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे 3 और 5 ये एक सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मैं अगर कहूँ 4 और 8 तो ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि इनमें 4 भी कॉमन आ जाएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्या क्लियर हो गया होगा। तो मैं अब आपको बताता हूँ। तो अब यहाँ पे यही चीज़ लिखनी है कि जो p और q सहभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि जहाँ, इसका यूज अभी पड़ेगा इसलिए मैं यहाँ पे मान रहा हूँ, आपको भी सेम चीज़ें करनी है। जहाँ p/q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो पता ही है q ≠ 0। ये कंडीशन हमको यहाँ पे लेकर चलनी है। ठीक है,
तो आइए अब थोड़ा सा इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा कि Q को हम इस तरफ ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा √3Q हो जाएगा और बराबर में P बचेगा। अब हमको क्या करना है कि दोनों साइड का यानी दोनों पक्षों का वर्ग करना है यानी स्क्वायर करना है। बराबर के इस तरफ और इस तरफ दोनों साइड का हमको स्क्वायर करना है यानी वर्ग करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों का, ये हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, ठीक है, आप बस देखते जाइए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने से क्या होगा, क्यों वर्ग कर रहे हैं, ये सब दिमाग नहीं लगाना है। वर्ग करने से क्या होगा अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि वर्ग करने पे एक्चुअली ये सॉल्व होगा। तो बस देखते जाइए आप कैसे सॉल्व करना है, और इसको बस प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड का अगर वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे √3Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग जानते हो ना, पावर में 2, और यहाँ पे P का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व हम कर दें तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर यानी √3 का गुणा √3 में, तो सिर्फ 3 बच जाएगा, और Q का Q में यानी Q स्क्वायर आ जाएगा, और बराबर में P स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम 3 को बस दूसरे तरफ भेजते हैं, ध्यान से देखते रहिए। 3 को हम दूसरे तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे Q स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर और बटे में 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 जो है P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसको हम समीकरण यानी इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्योंकि इसका भी काम पड़ेगा आगे। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे कि चूँकि जो 3 है P स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए जो 3 है वो P को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये एक प्रमेय है, और ये क्यों होता है आपको दिखाऊं। जैसे मान लीजिए 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है, तो अगर 25 को 5 डिवाइड कर दे रहा है यानी 5 के स्क्वायर को अगर 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 को भी तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 भी तो हो जाएगा। सीधी सी बात है, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करिए, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी उस संख्या से डिवाइड हो जाएगी। ये आप करके चेक कर सकते हैं, वैसे एक प्रमेय भी है यानी ये प्रूफ है ये बात। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसलिए 3 जो है वो P को भी विभाजित करेगा। इसलिए 3 P को भी विभाजित करेगा, यहाँ लिख देंगे प्रमेय से। ये एक प्रमेय है, ये सिद्ध है। प्रमेय मतलब जो चीज़ सिद्ध होती है, ठीक, प्रमेय से हो गया। अब आगे देखते हैं क्या करेंगे भाई। 3 P को भी विभाजित करता है, तो अगर मान लीजिए P को विभाजित कर रहा है 3, अब इसके आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर P को 3 विभाजित कर रहा है तो मान लीजिए अब विभाजित करने पे कुछ ना कुछ आएगा ही भागफल। मान लीजिए M आ रहा है या कोई सा भी नंबर आ रहा है, जहाँ पे M एक पूर्णांक है। स्टेप्स बस ध्यान से आप देखते जाइए, थोड़ा सा लॉन्ग है, मैंने पहले बता दिया, बट आप देखते जाइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे M जो है वो एक पूर्णांक है। अब क्या करेंगे भाई कि 3 को उस तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है हमारा, तो P बराबर यहाँ आ जाएगा 3M। ध्यान से देखिए, क्योंकि 3 यहाँ गुणा करा था, 3 यहाँ भाग करा था, वहाँ जाके गुणा करेगा, यहाँ 3M हो जाएगा, यहाँ सिर्फ P बच जाएगा। अब ये जो P का मान है उसे हम समीकरण 1 में हमको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं कि P का जो मान है वो समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे यहाँ पे ठीक है, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 ये रहा। तो P की जगह पे हमें क्या रखना है 3M, तो Q स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे लिखते हैं Q स्क्वायर ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। P की जगह पे हमको लिखना है 3M, तो बराबर में 3M। अब चूँकि P स्क्वायर था तो 3M का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में यहाँ पे क्या था 3 था, तो 3 भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ Q स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और M का स्क्वायर M स्क्वायर बटे में 3। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो ये 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार में, ठीक है ओवरऑल। अब इस 3 को हम इस तरफ भेज देते हैं, यानी कि Q स्क्वायर यहाँ पहले से था और 3 यहाँ गुणा कर रहा था, इधर आके भाग कर रहा है, ठीक। सेम यही वाला काम हो रहा है। अब यहाँ जो यहाँ पे हुआ था वही यहाँ पे भी हो रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे बच गया M स्क्वायर, लॉन्ग लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। तो अब सेम कंडीशन, अब चूंकि 3 जो है Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है,
तो 3q को भी विभाजित करेगा। तो इसको भी समीकरण मान लेते हैं क्योंकि इसका भी यूज आगे पढ़ने वाला है। तो समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं इसको। अब वही सेम चीज लिखेंगे कि चूंकि 3 जो है q स्क्वायर को विभाजित करता है, चूंकि 3 q स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 3 जो है वो q को भी विभाजित करेगा। लिखिए यहाँ पे। इसलिए 3q को भी विभाजित करेगा। ये चीज प्रमेय से है तो यहाँ लिख देंगे प्रमेय से, क्योंकि प्रमेय में ऑलरेडी ये प्रूव है। ठीक है, तो अब हमें क्या कंक्लूजन मिला, हम ये चीज़ नोटिस करते हैं यहाँ पे। देखिए तो अच्छा, अब इन दोनों का यूज़ करेंगे। तो अब देखिए यहाँ कह रहा है कि भाई 3 जो है p को भी विभाजित करता है, और यहाँ पे कह रहा है भाई 3 जो है q को भी विभाजित करता है। अब इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं क्योंकि इसका यूज़ हमको पढ़ने वाले हैं आगे। तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। देखो समीकरण क्यों माना जाता है, ये जो मैंने 1 2 3 माना है, मैंने इसलिए माना है कि अगर मैं समीकरण 2 बोलूँ तो आप समझ जाओ कि भैया मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं समीकरण 3 बोलूँ तो आप समझ जाओगे, यानी क्वेश्चन में समझ जाएगा जो भी चेक करेगा कॉपी, या मतलब तरीका ये होता है कि अगर समीकरण 3 बोल रहा हूँ तो जिसके आगे मैंने समीकरण 3 बोला है, समीकरण 3 इतना छोटा सा शब्द बोलूँगा ये पूरी लाइन डिफाइन हो जाएगी। तो इतनी बड़ी लाइन ना लिख करके मैं सिर्फ समीकरण 3 बोलूँगा, इसलिए समीकरण का यूज़ किया जाता है। अब इससे आप परेशान ना होइए कि भैया समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, 4, 5, 6, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने हिसाब से मान सकते हैं चीज़ों को छोटा करने के लिए। तो अब हम समीकरण 2 और समीकरण 3 से क्या कह सकते हैं। समीकरण 2 कह रहा है कि जो 3 है p को विभाजित कर रहा है, समीकरण 3 बोल रहा है कि जो 3 है वो q को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। लिखें यहाँ पे, ठीक है। तो समीकरण 2 व 3 से हम क्या कह सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे आप देखिए। लिखेंगे कि चूंकि जो 3 है p व q दोनों को विभाजित कर रहा है, चूंकि 3 p व q दोनों को विभाजित करता है, चूंकि 3 p व q दोनों को विभाजित करता है इसलिए p व q सह अभाज्य संख्या नहीं होंगी। भाई अगर कोई 3 है, कोई एक संख्या है जो p व q दोनों को विभाजित कर रहा है तो ये सहअभाज्य संख्या कैसे होंगी, इसलिए तो हमने सहअभाज्य माना था इसको। सहअभाज्य का मतलब सीधा सा होता है कि वो किसी भी नंबर से ना कटे, उसके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। अब इन दोनों के बीच में 3 कॉमन आ गया क्योंकि ये 3 से कट जा रही हैं दोनों, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखा ही दिया। इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, जबकि हमने तो इसको भाई साहब सहअभाज्य संख्या मानी थी। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या मान ली, यही हमने गड़बड़ी यहीं पे कर दी। तो वही चीज़ यहाँ पे अब लिखना है कि चूंकि 3 p व q दोनों को विभाजित करता है इसलिए ये सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी। इसलिए ये सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी, जो कि गलत है। अब यहां से लिखेंगे, यहां लिखेंगे जो कि गलत है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। अब क्यों गलत है, अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने √3 को एक परिमेय संख्या माना। अब यहाँ पे लिखेंगे ऐसा इसलिए हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने √3 को एक परिमेय संख्या माना। तो अभी यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, उसके बाद इस चीज़ को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पे लिखते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने √3 को एक परिमेय संख्या माना। एक परिमेय संख्या माना था, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस यहीं पे बात हमारी प्रूव हो गई। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव, लास्ट में आपको ये चीज़ लिख देनी, या आप हिंदी में लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ओवरऑल समझ में आपको आ गया होगा। मैंने यहाँ की चीज़ें इरेज कर दी हैं तो आपने पहले इसको लिख दिया होगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आपको समझ में चीज़ें आ गई हैं तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं।
तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बड़ा लग सकता है, स्टेप्स इसके ज़्यादा हैं, बट आपको इसको 2-3 बार अगर आप इसको रिवीजन कर लोगे तो आपका इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है √2, √3, √5, √7 सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सब में सेम काम करना है। बस √3 की जगह √2 आ जाएगा, √5 आ जाएगा, नंबर बस एक अंक चेंज होगा, सारे स्टेप्स सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको बस जाके आप 2-3-4 बार रिवाइज कर लीजिए ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना आसानी हो जाएगा। तो आइए अब दूसरी टाइप की ओर चलते हैं जो कि इस तरह के क्वेश्चन में आता है। चलिए देखते हैं। तो प्रश्नावली 1 के बी का ये लास्ट उदाहरण है। इसमें टोटल 2 ही उदाहरण थे, उदाहरण 5 और उदाहरण 6। तो उदाहरण 5 आपने समझ लिया। उदाहरण जो 6 है वो इस अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला दूसरा टाइप है जो कि बहुत आसान होता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए ध्यान से, अब सेम कहें कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम इसका अपोजिट पहले मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो p/q के फॉर्म में होगी, वो चीज़ लिखिए। तब जो 5 माइनस √3 है वो बराबर हो जाएगी p/q के। जहाँ पे p और q पूर्णांक है वो चीज़ दिखनी पड़ेगी कि जहाँ p व q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल्स टू 0। परिमेय संख्या का जो प्रतिबंध होता है हमने लगा दिया। अब क्या करना है, देखो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। जो आपको अपरिमेय संख्या दिखेगी, अब जैसे 5 तो परिमेय संख्या होती है और √3 अपरिमेय संख्या होती है, दोनों को साथ मिलाओगे तब तो अपरिमेय हो ही जाएगी, सीधी बात है। जो सिंगल अपरिमेय संख्या दिख रही है उसको बराबर की एक तरफ हमको रखना है, बाकी इधर का जितना भी नंबर है सबको दूसरी तरफ भेज देना है। ऐसा करने से अभी देखना क्या होगा। तो हमको ओवरऑल जो 5 उसको दूसरी तरफ भेजना है। तो यहाँ पे बचेगा माइनस का √3 और बराबर में p/q तो था ही, ये प्लस का 5 था, उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस हटाने के लिए माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे तो प्लस में √3 हो जाएगा और इधर माइनस में p/q माइनस का 5 हो जाएगा। अब आप बताओ, अगर p/q एक परिमेय संख्या है तो किसी परिमेय संख्या में से अगर आप 5 घटाओगे तो क्या तब भी वो परिमेय संख्या रहती है? बिल्कुल वो परिमेय संख्या रहेगी। यानी ये जो पूरा टर्म ही एक परिमेय संख्या है। अच्छा, बराबर लगाना भूल गया। ये जो पूरा टर्म है ये परिमेय संख्या है, जबकि ये अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि चूंकि, यहाँ लिखेंगे चूंकि माइनस का p/q माइनस 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चूंकि माइनस का p/q माइनस 5 एक परिमेय संख्या है। अब चूंकि ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। आखिर परिमेय संख्या के बराबर में जो लिखी है वो भी तो परिमेय संख्या ही होगी, तभी तो दोनों बराबर हैं। तो लिखेंगे इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या है। अब क्या √3 सच में एक परिमेय संख्या है? नहीं, गलत है। अब लिखेंगे यहाँ पे जो कि गलत है, जो कि गलत है। अब लिखेंगे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने इस वाले नंबर को परिमेय संख्या माना था। तो बस सेम वही काम करते हैं, वही लाइन कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने 5 माइनस √3 को एक परिमेय संख्या माना था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने 5 माइनस √3 को एक परिमेय संख्या माना था।
अब जो कि गलत है, अतः अब लिखेंगे अतः, अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया। ये आप हिंदी में लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ। तो देखिए अब ये कितने आसानी से एक ही पेज में आपका आ जाएगा आंसर। तो ये छोटा आंसर होता है, मतलब छोटा, इसको सॉल्व करने पे हल निकलता है इसका। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा हमेशा याद रखिएगा कि जो एक अपरिमेय संख्या रहेगी उसको बराबर के एक तरफ रखना है, बाकी के जितने भी नंबर्स होंगे उनको दूसरी तरफ रख करके सेम काम करना है और आपकी ये सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण सारे कंप्लीट हो गए हैं, तो कुछ एक दो प्रश्न भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए इस प्रश्नावली का सबसे पहला प्रश्न क्या है। प्रश्नावली 1 के बी का सबसे पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख के दे सकता था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और जो √3 दिया था वो तो हमने उदाहरण में सॉल्व कर लिया है। तो जिस तरीके से हमने √3 वाले को सॉल्व किया था एज इट इज़ इसको भी सॉल्व करना है। तो मैं आपको ये HW में दे रहा हूँ, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस जहाँ जहाँ √3 था वहाँ वहाँ √5 आ जाएगा, बाकी सारे के सारे स्टेप्स एकदम छापने हैं। ठीक है, तो HW आपका है ये, और आप HW में इसको करके लाएंगे। इसको घर पे सॉल्व कर लीजिएगा और अच्छे से, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब इसके बाद दो तीन क्वेश्चंस और बचे हैं इस प्रश्नावली में, उसके बाद आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब कल की जो क्लास है उसमें मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, और इसी के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, ये चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट कब माना जाएगा, जब हम इसके सारे PYQs कर लें, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो कल जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करवाने के बाद जो बचे हुए हैं, उसके जस्ट बाद 2 क्लास हम और लेंगे, 1 या 2 क्लास ले सकते हैं, जिसमें पिछले साल के पूछे गए इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कंप्लीट कर देंगे। तो जैसा कि हमने स्ट्रैटेजी में डिस्कस किया था उसी तरीके से हम फॉलो कर रहे हैं अपनी क्लासेस को, और होप कर रहा हूँ आप भी फॉलो कर रहे हो कि अपनी स्ट्रैटेजी को, जैसा मैंने आपको बताया था स्ट्रैटेजी वीडियो में। तो अगर फॉलो कर रहे हो तो सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके से हम डेली पढ़ेंगे और सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, और रिवीजन करना मत भूलिएगा, इसको कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है।